मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू अकादमी की निदेशक नुसरत मेहंदी के मार्गदर्शन में व जाने माने शायर दीपक अग्रवाल के संयोजन व संचालन में अकादमी के सिलसिला कार्यक्रम के तहत 3 जनवरी को अनूपपुर में शिक्षाविद साहित्यकार श्याम बहादुर नम्र की पुण्यतिथि पर स्मृति प्रसंग, विमर्श और रचना पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कटनी के वरिष्ठ शायर सतीश आनंद ने कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहे। वहीं केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र कुमार तिवारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे बीच पंडित शंभुनाथ शुक्ल महाविश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष गिरीश पटेल जी, डॉक्टर गंगाधर ढोके व पूर्व प्राचार्य डॉक्टर परमानंद तिवारी रहे। डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव जी, मुख्य वक्ता यासीन खान जी, संतोष कुमार द्विवेदी एवं वरिष्ठ समाज सेवी रामावतार गुप्ता रहे। इस कार्यक्रम में नम्र जी की सहधर्मिणी अनुराधा जी, उनके दोनों बेटे अनुराग नम्र और अमन नम्र, उनकी पुत्रवधू डॉक्टर इंदु सिंह खास तौर पर सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में श्रीमती अनुराधा नम्र का सम्मान किया गया। साथ ही नम्र जी पर एक वेबसाइट का लोकार्पण भी किया गया। नम्र जी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्य वक्ता संतोष कुमार द्विवेदी ने कहा कि उनकी नज़रें चीज़ों को आर पार देख पाती थी, क्योंकि वे पूर्वाग्रह से नहीं बाल सुलभ जिज्ञासा से चीज़ों को देखते थे। वहीं इस अवसर पर उनके पुत्र अमन नम्र ने नम्र जी की प्रमुख कविताओं का पाठ तो किया ही, साथ ही उनके संस्मरणों को सुनाकर लोगों के आंखों में चमक पैदा की और साथ ही उन्हें भाव विभोर भी किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि निश्चय ही श्याम बहादुर नम्र एक बड़ा व्यक्तित्व था और इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू अकादमी की निदेशक नुसरत मेहंदी के मार्गदर्शन में व जाने माने शायर दीपक अग्रवाल के संयोजन व संचालन में अकादमी के सिलसिला कार्यक्रम के तहत 3 जनवरी को अनूपपुर में शिक्षाविद साहित्यकार श्याम बहादुर नम्र की पुण्यतिथि पर स्मृति प्रसंग, विमर्श और रचना पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कटनी के वरिष्ठ शायर सतीश आनंद ने कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहे। वहीं केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र कुमार तिवारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के तौर पर पंडित शंभुनाथ शुक्ल महाविश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गंगाधर ढोके व पूर्व प्राचार्य डॉक्टर परमानंद तिवारी रहे। मुख्य वक्ता संतोष कुमार द्विवेदी एवं वरिष्ठ समाज सेवी रामावतार गुप्ता रहे। इस कार्यक्रम में नम्र जी की सहधर्मिणी अनुराधा जी, उनके दोनों बेटे अनुराग नम्र और अमन नम्र, उनकी पुत्रवधू डॉक्टर इंदु सिंह खास तौर पर सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में श्रीमती अनुराधा नम्र का सम्मान किया गया। साथ ही नम्र जी पर एक वेबसाइट का लोकार्पण भी किया गया। नम्र जी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्य वक्ता संतोष कुमार द्विवेदी ने कहा कि उनकी नज़रें चीज़ों को आर पार देख पाती थी, क्योंकि वे पूर्वाग्रह से नहीं बाल सुलभ जिज्ञासा से चीज़ों को देखते थे। वहीं इस अवसर पर उनके पुत्र अमन नम्र ने नम्र जी की प्रमुख कविताओं का पाठ तो किया ही, साथ ही उनके संस्मरणों को सुनाकर लोगों के आंखों में चमक पैदा की और साथ ही उन्हें भाव विभोर भी किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि निश्चय ही
श्याम बहादुर नम्र एक बड़ा व्यक्तित्व था और इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे देश से रुखसत हुए। हमको जब लग रहा था कि वे तारीख रकम करने जा रहे हैं, इतिहास रचने जा रहे हैं, ठीक उसी वक्त ने उनको हमसे छीन लिया। लेकिन नम्र जी एक बात जानते थे और वो आप सबको भी जाननी चाहिए कि मौत से बचने की एक तरकीब है। मौत से बचने की एक तरकीब है, दूसरों के जहन में जिंदा रहो। तो नम्र जी अपने पीछे जो छोड़कर गए हैं, वो उनको एक सदी तक, एक सदी के बाद तक और कई सदियों तक जिंदा रखने के लिए काफी है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अब चाहता हूं कि कार्यक्रम में पधारे हमारे प्रमुख वक्ता आदरणीय रामावतार गुप्ता जी हमारे बीच इस माइक्रोफोन पर आए और आदरणीय नम्र जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें अवगत कराएं। आदरणीय रामावतार गुप्ता जी। आदरणीय राव को संबोधन है। मुझे नम्र जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित इस कार्यक्रम ठीक है। नम्र जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित इस कार्यक्रम में मैं नम्र जी से संबंधित कुछ घटनाओं की चर्चा करूंगा ताकि उनके व्यक्तित्व के बारे में स्पष्ट धारणा बनाई जा सके। सबसे पहले जिक्र करूंगा मैं 1980-82 के लगभग की घटना है। तो पीछे मैं पत्रकारिता में नया आया हुआ था। नम्र जी ने अनूपपुर में सब्जी मंडी में एक विवाद चल रहा था। वहाँ पर जो सब्जी विक्रेता थे उनसे यहाँ पर नगर पालिका भी टैक्स वसूली थी, बैठी थी और कृषि उपज मंडी वाले भी वसूलते थे। कुछ लोगों ने नम्र जी से बात किया। नम्र जी कुछ भी सब्जी विक्रेताओं से जुड़े हुए थे। उन्होंने उस मामले को डील किया। जिस जन से उन्होंने बात किया, लोगों को जोड़ा, संगठित उसमें रहे। मुझे जानकारी मिली तो मैं उनसे मिला और मेरी शुरुआत की मुलाकात मुझे लगता है वहीं से है। उपज मंडी से और नगर पालिका में जो विवाद हुआ उसमें उस समय शहडोल जिला संयुक्त था। दैनिक समय में मैंने उनकी कई रिपोर्ट छापी। वो दोनों तरफ के वसूली से काफ़ी लोग परेशान थे। उन लोग को मामला एसडीएम तक गया। एसडीएम ने जब कलेक्टर ने निर्देश दिया तो एसडीएम ने फिर बंद करवाया। तो नगर पालिका का टैक्स बंद हुआ, केवल कृषि उपज मंडी वाले ने। तो पहला मामला ये था। उसमें जो मैंने उनके लड़ने की टैक्टिक देखी, मुझे
ऐसा लगा कि ये इस एरिया के लोगों को इस टेक्निक की समझ नहीं है, जो नमरेजी से मैंने अनुभव किया। उसके पहले भी उनके जब उनसे चर्चा होती थी तो उन्होंने बताया था कि 2 विवाद उनके साथ और हुए थे। एक विवाद हुआ था, उनका बिजली वाले उनके यहाँ कनेक्शन नहीं दे रहे थे। उस वाले मामले में उन्होंने काफ़ी लिखा पढ़ी की, कलेक्टर से बात की, क्योंकि कृषकों को सपोर्ट मिलता ही है। उसमें काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी समय तक लोगों ने सपोर्ट किया, अंततः फिर बिजली वालों ने दिया। एक और विवाद हुआ वहाँ उस समय 1985 के आसपास की बात है। जंजहरी ब्लॉक के अंतर्गत ये गांव आता है जमुई। यहाँ पर स्प्रेयर मशीन नहीं थी। लोगों को अपनी खेतों में जो फसल थी उसमें जो कीड़े आते थे उसको मारने के लिए, तो उन्होंने कई बार एक RAO होता है उसको उन्होंने बताया कि भाई यहाँ स्प्रेयर मशीन भेजो, वो लोग भेजते नहीं थे। वो विवाद काफ़ी अच्छा सुलझा हुआ विवाद हो। उसमें हुआ ये कि उन्होंने कई बार उससे कहा है RAO से कि भाई मशीन भेजिए स्प्रेयर, ताकि हम लोग अपने फसल की कीटाणु जो है इनको ठीक कर सकें। वो नहीं भेज पा रहा था, नहीं भेज रहा था। एक दिन उन्होंने RAO को, उसको जो अधिकारी लोकल अधिकारी था उसको बैठा लिया, उसको कहा कि हम तुमको बंधक बना रहे हैं यहाँ पर। उससे बोले तो फोन ऑन कर दो, तुमको जिसको बुलाना है बुला दो। तो एक दिन तक उसको बैठाए गए। दूसरे दिन उनका अधिकारी जो है SADO वो आया, तो उन्होंने उस अधिकारी को, उस कर्मचारी को छोड़ दिया, उस अधिकारी को बैठा लिया। अब जब वो अधिकारी को बैठा लिया तो ऊपर से नीचे तक हल्ला मच गया। वो उसको छोड़ दिया, उसको बोले तुम जाओ, तुम जिसको शिकायत कर सकते हो करो। ये मामला जब आगे बढ़ा तो यहाँ SDM तक बात आई। SDM ने पुलिस को फोन किया, पुलिस दल वहाँ पहुँचा। उन्होंने बताया भाई हम स्प्रेयर मांग रहे हैं, जो पीछे साइड में वो लगा कर किसान अपना फसल, उस समय वो किसानों को सरकारी दे दी थी। वो मामला जब आगे बढ़ा तो SDM फिर आए, SDM ने फिर समझौता कराया और उनको जैतहरी किसी को स्पेशल गाड़ी से भेजा और एक वो स्प्रेयर मशीन बुलाई, तब उन्होंने उसको छोड़ा। इस विवाद को जिस ढंग से उन्होंने सुलझाया, इस मांग को जिस ढंग से उन्होंने बढ़ाया, तो उसको बाद में हमने कवर किया था। तो ये ऐसा लगता था कि इस एरिया के लोग इस ढंग से लड़ने का क्रम तो नहीं जानते। बाद में पता लगा कि वो यूपी में चूंकि JP आंदोलन से जुड़े हुए थे, जैसा कि नमरेजी, इसलिए उनको सारी चीजों की जानकारी थी कि कैसे लड़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि शेड्यूल समाज में सार्वजनिक मुद्दों पर इस तरीके से लड़ने वालों का अभाव है। अभी भी हम शेड्यूल अनूपपुर, क्योंकि प्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, मीडिया से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उस ढंग से लड़ता है जिस ढंग से नमरेजी लड़ते थे। टेक्निकली जिस ढंग से स्टेप बाय स्टेप लड़ना चाहिए, मुद्दों को नहीं उठाते, लंबे समय तक नहीं लड़ते। तो हम लोग का काम ये होता है अखबार वालों का कि कहीं पर कोई अगर मुद्दा है या कोई विवाद है, उस मुद्दे को कवर करना, उसके अंदर की कहानी खोजना, मामले को उठाना, ताकि और जगह के विवाद, अगर और जगह कहीं वो कमी है तो वो पूरा हो। इस मामले में मैं नमरेजी को बहुत आगे मानता था। शुरुआती दौर में मैंने सीखा भी उनसे बहुत सारी चीजें, वे कैसे लड़ना चाहिए। नमरेजी का मानना था कि आदिवासियों में उनकी भाषा, उनके तौर तरीके से कम संसाधनों में बच्चों को शिक्षित करना और उनके हिसाब से शिक्षित करना। कोई जरूरी नहीं कि आप वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है इसी में चलें। इसके लिए उन्होंने 16 स्कूल चालू करवाए थे, जो मेरी जानकारी है। उनके बकायदे ट्रेनिंग होती थी, मैंने कई बार ट्रेनिंग वगैरह देखी। और 10वीं पास बच्चों से, पहली दूसरी के बच्चों को पढ़वाया, पत्तों से, झाड़ से पहचानने से। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो लोकल टेक्नोलॉजी। तो बाद में फिर जब राज्य शासन से बात हुई, फिर उस स्कूल को फिर सरकार ने लिया। काफ़ी विवाद हुआ उस मामले में, शहडोल से भोपाल तक, शहडोल कलेक्टर से लेकर भोपाल तक सेक्रेटरी वगैरह। एक तो ये, क्योंकि इससे उनके समझ आती थी कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से आदिवासियों का कैसे डेवलपमेंट हो, इसको नीचे से समझा था। नमरेजी ने प्राकृतिक खेती, यानी बिना फर्टिलाइज ये डाले हुए
खेती का प्रयोग किया, उन्होंने यहाँ के लोगों को बताया कैसे ये खेती की जा सकती है। इनके खेत में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का भी मुझे लगता है कि इस एरिया में सबसे पहला प्रयोग हुआ है। नमरी जी की अगुवाई में ही शहडोल कलेक्ट्रेट के सामने अन्ना आंदोलन हुआ था, उसमें मैं भी संयोजक के रूप में रहा, काफ़ी लंबा चला, दो स्टेप में हुआ था और आमरण अनशन पे थे नमरी जी। और मुझे ऐसा लगता है कि उससे जो उनको डैमेज हुआ उनका शरीर, उनके निधन का एक कारण वो भी था। वैसे एक कारण उनका ये भी था कि मैंने उनका विरोध भी किया था कि भाई वो सिगरेट कम पिया करें, और वो मानते नहीं थे। मेरा उनसे मत भिन्नता यहाँ पर थी, बल्कि मजाक में मैंने कहा भी था कि जमुई में का सिगरेट की फैक्ट्री डलवा दी जाए। तो नमरी जी इस मामले में काफ़ी समझदार थे। इस मामले में कोई उनका PUCL से जुड़ाव था, और बाहर हम लोग कई बार कैंप में भी गए, बॉम्बे गए, गोवा गए, और जगह भी गए। जहाँ तक नम्र जी के व्यक्तित्व की बात है तो उसमें सामाजिक मुद्दों में संघर्ष करने, मुद्दों को समझने की क्षमता, अनुशासन, पैसों का लालच न होना, मित्रता को निभाना, आदिवासी वंचितों को ऊपर उठाने के प्रयास है, बहुत सारे गुण थे जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं। एक जगह में, अलग अलग सब जगह मिल जाएंगे। इस कारण से शहडोल जिले में एक सफल इंडिविजुअल, गैर राजनीतिक, जो राजनीतिक दलों में नहीं है, उनमें नम्र जी का स्थान काफ़ी ठीक था। क्योंकि मैं अखबार से था इसलिए उनसे जुड़ा हुआ था, उनसे हर मुद्दों पर काफ़ी समझ थी। उनमें कुछ कमियां भी थी, जैसे वो आत्मानुशासन की कमी थी, सिगरेट वगैरह वो काफ़ी पीते थे। मैंने उनसे कहा भी था कई बार कि भाई आपको नुकसान करेगा। 80 साल की उम्र के, 75-80 की उम्र में, तो लास्ट में उनको वही, और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी लापरवाही तो थी नम्र जी के लिए चलता अध्ययन किया, उसको अधिकारियों के सामने रखा, और इसके बाद भी नहीं माना तो सत्याग्रह पर बैठ गए और फिर उनको सुनना ही पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये जो सत्य की ताकत और नैतिकता की जो ताकत है, सत्याग्रही का जो असली बल है, उस बल को अर्जित किए बिना शायद हम आंदोलन में उस तरह की सफलता अर्जित नहीं कर सकते जैसा कि नम्र जी ने किया है। उस तरह की सफलता अर्जित नहीं कर सकते जैसा कि नम्र जी ने किया है। मैं समेट लेता हूं क्योंकि टाइम हो गया है। एक बहुत इंटरेस्टिंग कविता, बहुत सारी कविताएं अमन ने यहाँ से रखी हैं। एक दो कविताएं उनकी और हैं जिनकी बहुत चर्चा हुई देश भर में, जिनके पोस्टर बने। एक कविता है उनकी, मुझे याद नहीं है, वो कविता है उस पर है, वो जो हमारे यहाँ एक कहावत प्रचलित है ना, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, जाने गुलिस्ता क्या होगा। तो उन्होंने कविता में लिखा कि लोग बड़े चिंतित हुए कि हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, गुलिस्ता की उनको बड़ी चिंता थी। तो क्या किया कि सारी शाखाएं काटी, सोचा अब न रहेंगी शाखाएं तो न बैठेंगे उल्लू, और कोई गुलिस्ता को कोई खतरा भी नहीं होगा। लेकिन देखा कि उन्हीं सारी शाखाओं से कुर्सियां बन गई, और वो सारे उल्लू आकर के उन्हीं कुर्सियों पर बैठ गए। ये अद्भुत कविता है, और इतना बड़ा तमाचा है आज के हुक्मरानों पर कि जब संविधान के 50 साल हुए तो हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक तैयार किया, उसमें इस कविता का इस्तेमाल किया। तो उसमें एक डायलॉग है कि उंगली दिखा के कहना, इधर है उल्लू, इधर है उल्लू। तो हम लोगों ने कार्यक्रम किया जिसमें कलेक्टर को बुलाया। वो तो इतना इंटरेस्टिंग है, चीजों को देखते हैं। एक जो जैसे बच्चों की जो क्यूरियोसिटी होती है ना, बाल सुलभ जिज्ञासा, उस जिज्ञासा के साथ वो चीजों को देखते थे, समझते थे, और जो महसूस करते थे उससे परंपरा का जो एक पारंपरिक ढंग होता है ना चीजों के विश्लेषण करने का, या परंपरा के आधार पर हम चीजों को उसके प्रति अपनी धारणा बनाते हैं, निष्कर्ष बनाते हैं,
तो नम्र जी का वो जो तरीका था विश्लेषण करने का, वो तरीका पारंपरिक तरीका नहीं था। वो चीजों को बहुत ही वैज्ञानिक तरह से देखते थे और कोशिश करते थे कि वो पारंपरिक सोच में से बाहर निकल करके चीजों को उसके मौलिक रूप में देख पाए, समझ पाए और तब जाकर के उसका कोई निष्कर्ष प्रतिपादित